हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल क्लास टीचर में, जहां हम आपको कराने वाले हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है गति। आज हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन है इसकी संदर्भ बिंदु। तो इसे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसे रफली समझा दे रहा हूँ, जिसके बाद मैं आप इसके साफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले समझते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। समझ लो ये मेरा घर है। मैंने आपसे पूछा कि ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मुझसे कि ये राहुल के घर से 20 मीटर की दूरी पर है। आप मुझसे क्या कहोगे कि राहुल के घर से 20 मीटर की दूरी पर है। वरना कई स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि अभय के घर से 15 मीटर की दूरी पर आपका घर है। मैं कही ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। इसमें अगर मैं ये दोनों ही घर को कवर कर लूँ और अब आपसे पूछूं कि मेरा घर कहाँ पर है, तो अब आप क्या बताओगे। तो अब आप बोलोगे कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट आपको जो दिख रहा है, अगर सी उस रेफरेंस की सी से आप नीचे जाओगे तो आपका घर मिल जाएगा। मैंने कही वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने इन तीनों ही चीज़ों में एक बात गौर करी कि वो क्या, कि आपने जब भी मेरे घर की स्थिति को बताना चाहा तो आपने किसी ना किसी पॉइंट की मदद ली है। आपने किसी ना किसी पॉइंट की मदद ली है। तो जिस पॉइंट की आपने मदद ली है उसे ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे आपने मेरे घर की स्थिति को बताने के लिए कभी राहुल के घर की मदद ली है, तो कभी अभय के घर की मदद ली है। तो जिनकी मदद ली है उन्हें ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। आप इन संदर्भ बिंदु से हर दिन मिलते हो। वैसे आप इनका डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हो। जैसे अगर मैं आपके घर गया और आपसे पूछा कि बताओ कि दोस्त का घर किधर है, तो आप बोलोगे कि दूध वाले की दुकान के जस्ट सामने वाला घर उसका है। तो आपने बताया ना, अपने दोस्त का घर बताने के लिए आपने दूध वाले की दुकान की सहायता ली या नहीं। तो दूध वाले की दुकान क्या हो गई, एक संदर्भ बिंदु हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाने जा रहा हूँ। ये रही इसकी डेफिनेशन। तो ये समझते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं रमेश से पूछूं कि बताओ रमेश, स्कूल कहाँ पर है, तो रमेश क्या बोलेगा। अगर आप राम के घर से 100 मीटर आगे चले जाओगे तो आपको स्कूल मिल जाएगा। या रमेश यूँ भी कह सकता है कि मेरे घर से 200 मीटर आगे जाने पर आपको स्कूल मिल जाएगा। मतलब कि स्कूल को बताने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ी है। जिसकी सहायता लेनी पड़ी है वही हमारा संदर्भ बिंदु हो गया। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है गतिशील अवस्था और विरामावस्था। तो नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है गतिमान अवस्था और विरामावस्था। गतिमान अवस्था को कहते हैं हम मोशन, और विरामावस्था को कहते हैं हम रेस्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये पेन रुकी हुई है या चल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि ये पेन तो रुकी हुई है। ये पेन क्या है, रुकी हुई है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, क्या पृथ्वी चल रही है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ पृथ्वी तो चल रही है। तो ये पेन भी तो उसी पृथ्वी पर रखी है, तो ये पेन भी चलनी चाहिए। तो ये पेन भी चलनी चाहिए। तो क्या हाँ, ये बात तो सही है। तो हम कैसे पता लगाए कि कौन सी वस्तु चल रही है या कौन सी वस्तु रुकी हुई है। तो आपकी किताब में आप इतनी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आपकी किताब में एक साफ सीधी 9th की किताब में एक साफ सीधी डेफिनेशन दे रखी है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष इसे देखिए कि ये चल रही है या नहीं। समय से तुलना कर दीजिए इसकी। अगर समय बढ़ने पर ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, यदि समय बढ़ने पर ये स्थिति में परिवर्तन कर दे, तो हम कहेंगे हाँ ये गति में है, मतलब चल रही है। और अगर समय बदलने पर ये अपनी गति में परिवर्तन ना करे, तो हम कहेंगे कि हाँ ये रुकी हुई है। आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाने जा रहा हूँ। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, ये समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहेंगे कि वो गतिमान अवस्था में है। और कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करे तो हम कहेंगे कि वो विरामावस्था में है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक
डॉगी है। अगर हम देखेंगे समय अभी कुछ है और कुछ समय बाद ये डॉगी कहीं और चले जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये किस में है, गति में है। हम जानते हैं पेड़ पौधे कई साल हो जाते हैं, कई सालों तक, मतलब ये कई सालों तक ये एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो पेड़ क्या हुए, विरामावस्था में हुए। आपको क्लियर हुआ होगा ना। तो हम नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है हमारी अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। अब ये क्या होता है, पहले इसकी इंग्लिश नाम जान लेते हैं। पहले से अदिश राशि को हम कहते क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और सदिश राशि को कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं, आपका मैं अगर वेट पूछूं, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा वेट 50 kg है। आप क्या बोलोगे कि मेरा वेट 50 kg है। क्या आपने यूँ बोला मुझसे कि मेरा वेट 50 kg ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में? नहीं ना, आपने सिर्फ यही कहा कि मेरा वेट 50 kg है। आपने क्या कहा कि मेरा वेट 50 kg है। अगर कुछ ऐसी, अब यहाँ पे आपको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर आपको दिशा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती है जिनमें आपको समझाने के लिए आपको दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर वैल्यू से ही काम नहीं चलने वाला। जैसे कि मैं पूछूँ, जैसे एक इसका एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स, अगर मैं आपसे, फोर्स माने बल होता है, बल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बल लग रहा है, तो आप सबसे पहले यही पूछोगे कहाँ लग रहा है, कि कहाँ लग रहा है। तो आपने यहाँ पे डायरेक्शन मांगी ना। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती है जिन्हें समझाने के लिए हमें सिर्फ दिशा, सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती है जिन्हें समझाने के लिए हमें वैल्यू और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। इन्हें आप 11वीं क्लास में अच्छे से समझेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो आप पहले इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो क्या होता है समझ लीजिए एक बार। अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, दूरी हुआ, समय हुआ, चाल हुआ, कार्य। अगर मैं आपसे पूछूं समय कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे 4:30 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे 4:30 ईस्ट डायरेक्शन में बज रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे आप बस इतना बोलोगे कि 4:30 बज रहे हैं, बस इतना ही तो बताओगे आप। लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें समझाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये वो इनके एग्जाम्पल्स ये, जैसे विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल। इनके बारे में आप आगे इसी चैप्टर में समझोगे कि ये क्या होते हैं। अब नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है हमारी दूरी तथा विस्थापन। तो पहले इसे समझाने से पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ पहले। उसे समझने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। दूरी को कहते हैं हम डिस्टेंस, और विस्थापन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। और ये समझने के बाद आप सीधे बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये होता क्या है। ये पॉइंट है। अगर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आप ए से सी तक गए, आप ए से यू होके सी तक गए, तो आपने कितना चला, आप कितने चले? तो आप क्या बोलोगे कि मैं 3 मीटर प्लस 4 7 मीटर चला। तो मैं कितना चला, इतना चला। तो जितना आपने ये पाथ चला, मतलब कि जितना आपने रास्ता चला, उसे हम क्या कहते हैं, दूरी। उसे हम क्या कहते हैं, दूरी। कि आपने कितना रास्ता चला है, आपने कितना रास्ता चला है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपने कहाँ पर एंड किया। आपने स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड कहाँ पे किया, आपने एंड यहाँ पे करा है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की सबसे बीच की सबसे छोटी दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। स्टार्टिंग
और एंडिंग पॉइंट की बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और ये बताऊं, एक सीधी रेखा की तरह होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? यही आपका विस्थापन हो गया। और ये इसकी वैल्यू आएगी तो आपका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। तो आपको समझ में आया नहीं आया? दूरी क्या होती है कि आपने कितना पाथ चला, और विस्थापन क्या होता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर एंड किया, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि दूरी बड़ी होती है, विस्थापन बड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है और कभी कभी बराबर भी हो जाती है। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या कभी कभी बराबर हो जाती है। तो बराबर किस केस में होती है, मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं बी पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं मेरे पास? आप कहोगे अनगिनत रास्ते हैं। ए से बी तक जाने के लिए अनगिनत रास्ते हैं, आप कोई सा भी रास्ता ले सकते हो। तो मैं पूछूं दूरी कितनी होगी? तो दूरियां भी अनगिनत होगी। जितने रास्ते अनगिनत हैं तो दूरियां भी अनगिनत होगी। क्योंकि दूरी होता क्या है कि आपने कितना रास्ता, कौन सा रास्ते से आपने कौन सा रास्ता चला, आप कौन से रास्ते पे चले। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो, मैं चाहता हूँ तो यूँ जा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तो यूँ भी होके जा सकता हूँ। तो ये सब क्या हो गई? ये दूरियाँ हो गई। विस्थापन तो आप जानते ही हो कि ए से बी तक की बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये दूरी ये भी हो गई, तो इसे विस्थापन कहते हैं। तो हो सकता है कि ये विस्थापन दूरी के बराबर हो जाए, ये विस्थापन क्या हो जाए? दूरी बराबर हो जाए, दूरी के बराबर हो जाए। अब मैं ना चाहूँ उल्टा सीधा होके जाना, मैं सीधे सीधे यहाँ से ए से बी पे जाना चाहूँ, तो यहाँ पे दूरी विस्थापन के बराबर हो गई या नहीं हुई? इसलिए हम दिखाते हैं कि दूरी बड़ी भी हो सकती है विस्थापन से, वरना छोटी भी हो सकती है। देखिए इस केस में दूरी बड़ी है विस्थापन से, इस केस में दूरी बड़ी है विस्थापन से, लेकिन इस केस के लिए, इस लाइन के लिए दूरी और विस्थापन दोनों ही सेम है। जैसे कि मैं गया यहाँ से लखनऊ से कानपुर के लिए, मैं अब नहीं चाहता कि इधर उधर से घूम के जाना है, मैं सीधे से लखनऊ से कानपुर जाऊँगा, तो यही मेरी दूरी हो गई और यही मेरा विस्थापन हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैं लखनऊ से कानपुर यूँ घूम के जाऊँ तो मेरी दूरी बढ़ गई और विस्थापन तो मेरा यही होगा ना, सबसे छोटी दूरी। तो आपको क्लियर हुआ? तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन दिखाने जा रहा हूँ, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशंस देखिए, किसी वस्तु द्वारा चली गई या तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कि हमने कितना पाथ चला है, कितना रास्ता चला है, उसे हम दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति, मैंने बताई थी आपको प्रारंभिक स्थिति, देख सकते हो, मैंने आपको बोला था कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यही डेफिनेशन भी कह रहा है, ये देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये एक अदिश राशि और एक सदिश राशि है। बट अब ये सदिश राशि कैसे हुई, आप देख सकते हो यहाँ पर। जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो हमारे पास एक डायरेक्शन थी, मैंने कहीं नहीं सीधी रेखा की, तो हमारे पास एक डायरेक्शन है ए से बी पर सीधी रेखा। तो ये तरीके से डायरेक्शन ही तो मिल गई कि हमें सीधी रेखा में चलना है, यूँ टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा चलना, हमें सीधी रेखा में जाना है। तो एक तरीके डायरेक्शन में होती है विस्थापन को। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसे समझाने के लिए हमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ती है। और डायरेक्शन क्या होती है? इसकी एक सीधी रेखा, ए जिससे स्टार्ट किया और एंडिंग पॉइंट की तरफ की एक सीधी रेखा होती है इसकी डायरेक्शन। आगे देखते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। और आगे देख सकते हो आप, ये एक सीधी रेखा होती है। ये क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है, आपको दिख रही होगी, एक सीधी रेखा होती है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आप उस सेशन से पहले इन सभी नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो